हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मियां नसरुद्दीन, जो कि एक शब्द चित्र है। इसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है और इसकी लेखिका है कृष्णा शोभती। तो चलिए इनका कुछ जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात में हुआ था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है कि ये गुजरात जो था सो पाकिस्तान में है। अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय ये पाकिस्तान में था, चला गया था दोस्तों। ये इंडिया का गुजरात नहीं है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाओं में जैसे जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे, हम हसमत। तो ये कहानी दोस्तों हम हसमत से ही लिया गया है। जो आप आगे कहानी पढ़ने जा रहे हैं नसरुद्दीन मियां, जो आप यहाँ पे शब्द चित पढ़ने जा रहे हैं, वो हम हसमत से ही लिया गया है दोस्तों। ये कहानी जब आप किताब में पढ़ोगे तो उसमें देखेंगे गए कि उर्दू का बहुत ही उपयोग किया गया है। तो उर्दू का उपयोग बस इसी कारण किया गया है कि इसमें ये कहानी में आप देखिए इसका नाम ही है हम हसमत, इसलिए इसमें उर्दू का बहुत ही उपयोग किया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो शब्द आया है, शब्दचित और संस्मरण। तो दोस्तों ये हम हसमत कहानी है और ये जो मियां नसरुद्दीन के बारे में बताया गया वो शब्द चित्र है। शब्द चित्र ऐसा होता है कि जो चीज़ आपने देखा उसको शब्दों में बयां कर देना। जैसे कि आज के समय में ऐसा है कि लोग ब्लॉग बनाते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो वो एक ब्लॉग हो गया, वो वीडियो के माध्यम से हो गया। लेकिन पहले के ज़माने में कैमरा नहीं हुआ करता था। पहले के ज़माने में लोग शब्द चित्र का उपयोग करते थे। उससे क्या होता था कि जो आपने देखा, जो आपने पूछा, उसको शब्दों में लोग बयां कर देते थे। और एक आपका शब्द है संस्मरण। संस्मरण ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आप किसी से मिले हैं और मिलने के बाद उसे अपने किताबों में उसको लिख रहे हैं या कॉपी में लिख रहे हैं, आप सारा चीज़ को याद करके, संस्मरण करके, याद करके, तो उसको संस्मरण कहा जाता था दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उनको प्रमुख सम्मान कुछ कुछ मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी सम्मान, जो कि सभी लोग जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इनको अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं दोस्तों। और इनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 को हो गई थी। इसका मतलब है दोस्तों कि ये बहुत ही लेटेस्ट कवि हैं, ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इनका मानना था कि हिंदी कथा साहित्य में कृष्ण सोबती की विशिष्ट पहचान है। उनका एक विशिष्ट पहचान है, वो एक बहुत ही जाने माने कवित्री हैं। और उनका मानना था कि कम लिखना ही विशिष्ट लिखना है। वो मानते थे कि कम लिखना ही विशिष्ट लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखो और उसके बाद विख्यात हो जाओ। उससे अच्छा है कि कम ही लिखो, अच्छा लिखो, साफ सुथरा लिखो। कोई लंबा लंबा कहानी लिखने का ज़रूरत नहीं है, छोटा छोटा कहानी लिखो और वही एक विशिष्ट है। तो चलिए अब हम लोग कुछ कहानी की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि कहानी में क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ लाइनें हैं यहाँ पे कि मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया। देखिए यहाँ पे आ गया आपका कि ये हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसको हिंदी में है सो फिर मियां नसरुद्दीन करके इसको पब्लिश किया गया था। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तिगत रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। अब देखिए क्या होता है यहाँ खानदानी शब्द का मतलब हुआ दोस्तों कि लोग ये दादा परदादा, उसके दादा, उसके बाप, वैसे करके लोग बनाते आ रहे थे। और यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है नानबाई। नानबाई मतलब होता है कि जो लोग होटलों में नान बनाते हैं उसको नानबाई कहा जाता है। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं दोस्तों कि ये कहानी है, ये जो उपन्यास है, ये लिखा गया था बहादुर शाह जफर के समय में। बहादुर शाह जफर के समय में, जो कि मुग़ल बादशाह थे, अंतिम मुग़ल बादशाह थे, उनके समय में ये लिखा गया था। मतलब कि अंग्रेज़ों के आने से पहले, अंग्रेज़ों का शासन स्टार्ट होने से पहले ही इस कहानी का सूत्रधार कर लिया गया था।
तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसा है कि ये समय तो बहादुर शाह जफर का था और ये एक बहुत ही विख्यात नानबाई थे मियाँ नसरुद्दीन। तो इसके पास जो लेखिका है हमारी कृष्णा सोबती, वो जाती है जिस तरह की एक रिपोर्टर है से किसी के पास कैसे जाते हैं कि आप ये चीज़ कैसे बनाते हैं, वो चीज़ कैसे बनाते हैं। आज के समय में ब्लॉगिंग होता है, वैसे लोग यूट्यूब पर बहुत देखते हैं कि आप कैसे ये चीज़ बनाएं, आप वो चीज़ कैसे बनाएं। उसी तरह सो कृष्णा सोबती भी, ये जो एकदम विख्यात थे नसरुद्दीन मियाँ, खानदानी नान बाई थे, इनका 56 प्रकार के नान ये बना लेते थे, ऐसे करके ये विख्यात थे। तो इनके पास जाते हैं, जाने के बाद ये कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि वो आराम से बैठे हैं, अपना आराम से बैठे हुए हैं और बीड़ी सुलगा रहे हैं। वो बीड़ी पीने में माहिर थे, जो मियाँ नसरुद्दीन है वो बीड़ी पीने में माहिर थे। वो मस्त बीड़ी सुलगा रहे थे और ये कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, लेकिन किसी भी तरह का मियाँ नसरुद्दीन है सो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे कि आप प्रश्न पूछने में इंटरेस्ट किसी तरह का कुछ भी नहीं दिखा रहे थे। तो फिर भी सोचती है कि चलो कुछ बात हो जाए। तो बात होने के क्रम में बहुत सारे चीज़ें पता चलती है। उसके बाद है से वहाँ पे एक बार क्या हुआ था कि बहादुर शाह जफ़र है से मियाँ नसरुद्दीन को कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें ना आग का ज़रूरत हो ना पानी का ज़रूरत हो। तो ऐसे ऐसी कई तरह की कहानियाँ वहाँ पे मियाँ नसरुद्दीन बताते हैं। और मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि जो रिपोर्टर हैं, मतलब जो रिपोर्टर हैं वो तो सबसे बेकार लोग हैं, वो एकदम निठल्ले हैं, उनका कोई काम नहीं है। वैसे वैसे बहुत सारे चीज़ें बताते हैं और कहानी इसी तरह है। आप लोग एक बार किताब में पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का कोशिश करते हैं और आगे भी कुछ इसका हम लोग सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कुछ हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मियाँ नसरुद्दीन के लेखक कौन है। आप लोग तो ये भली भांति आप लोग को पता है कि मियाँ नसरुद्दीन के लेखक कौन है। तो लेखक इसके कृष्णा सोबती है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था दोस्तों कि इसके लेखक कृष्णा सोबती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मियाँ नसरुद्दीन ने भट्ठी पर पकने वाली रोटी का क्या नाम बताया। मियाँ नसरुद्दीन जो थे वो भट्ठी पर पकने वाली रोटी का क्या नाम बताया। तो रोटी का नाम यहाँ पे इसका आंसर होगा इनमें सभी दोस्तों, ये बकरखानी, सिरमाल, ताफ्तान, ये सारी रोटियां वहाँ पे पकती थी। दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा उर्दू शब्द का उपयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पे उर्दू ही देखा जा रहा है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मियाँ नसरुद्दीन ने किस रोटी को पापड़ से ज़्यादा महीन बताया। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि मियाँ नसरुद्दीन ने किस रोटी को पापड़ से भी ज़्यादा महीन बताया, मतलब पापड़ से भी पतला। आप सोच सकते हैं कि कितना पतला होगा, पापड़ से भी पतला है। सो यहाँ पे बताया गया है इनने किस रोटी को पापड़ से भी महीन बताया। तो यहाँ पे पापड़ से भी महीन जो रोटी बताई गई है वो है टूंकी रोटी। टूंकी रोटी को है सो पापड़ से भी महीन बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मियाँ नसरुद्दीन कौन थे। मियाँ नसरुद्दीन कौन थे, सबको जानते हैं। वो एक नान बाई थे, मतलब वो ऐसे नान बनाने में माहिर थे, 56 प्रकार के नान बनाते थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है खानदानी नान बाई किसमें भी रोटी पका सकते हैं। इसमें एक प्रकरण है दोस्तों, इसमें एक शब्द आता है कि खानदानी नान बाई है सो कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। जब आप ये पूरी कहानी को पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि ये जो मियाँ नसरुद्दीन है वो कहते हैं कि खानदानी नान बाई कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा माने बज सकते हैं। तो मियाँ नसरुद्दीन के पास जो लेखिका गई थी वो पत्रकार के हैसियत से गई थी दोस्तों। वो कलाकार के हैसियत से नहीं, निबंधकार के हैसियत से नहीं, संपादक के हैसियत से नहीं, वो पत्रकार के हैसियत से गई थी। और इसी में मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि पत्रकार सबसे निठल्ले हैं। जो अखबार पढ़ते हैं वो भी निठल्ले हैं और जो अखबार लिखते हैं वो भी निठल्ले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मियाँ नसरुद्दीन किस संग्रह से लिया गया है। मियाँ नसरुद्दीन ये जो शब्द चित्र है उसको किस संग्रह से लिया गया है। तो हम हसमत संग्रह से इसे लिया गया है, आपको पहले ही ये हम बता चुके हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि मियाँ नसरुद्दीन किस विद्या की
रचना है। मियां नसरुद्दीन जो है सो किस विधा की रचना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, विधा मतलब होता है कि किस तरह का रचना है। तो ये है संस्मरण शब्द चित्र। संस्मरण शब्द चित्र आपको पहले भी बताए अभी दोस्तों कि संस्मरण शब्द चित्र का मतलब होता है कि आप किसी से मिले हैं और उसके बारे में आप लिख रहे हैं, उसका व्याख्यान कर रहे हैं, तो उसको संस्मरण शब्द चित्र कहा जाता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 कहता है कि मियां नसरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटियां बनाने का इल्म किससे सीखा था। अब इसमें देखिए, इसका क्वेश्चन का हिंदी होता है इल्म, मतलब होता है कि वो बनाने के लिए किससे सीखा था। तो सीखा किससे था दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका वालिद उस्ताद से। इसका आंसर है दोस्तों कि वालिद उस्ताद से सीखा था। वालिद उस्ताद से मतलब हुआ कि वो अपने पिताजी से सीखे थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को पाठ में किस नाम से संबोधित किया गया है। मियां नसरुद्दीन को पाठ में किस नाम से संबोधित मतलब है कि पुकारा गया है। तो इनको पुकारा गया है नानबाइयों के मसीहा के नाम से, क्योंकि वो बहुत ही बड़े नानबाई थे। वो एक 56 प्रकार के नान बना लेते थे, तो उनको नानबाई के मसीहा के नाम से पुकारा गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मियां नसरुद्दीन किसे निठल्ला समझते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आ गया ना क्वेश्चन कि मियां नसरुद्दीन किसे निठल्ला समझते थे। तो अखबार बनाने वाले को भी निठल्ला समझते थे और अखबार पढ़ने वाले को भी निठल्ला समझते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलिए अब आगे देखते हैं कि मियां नसरुद्दीन के अनुसार तालीम की तालीम क्या है। मियां नसरुद्दीन के अनुसार तालीम की तालीम मतलब होता है पढ़ाई करना। ये जो उर्दू शब्द है ये सब देखना पड़ेगा, सभी लोग किताब पढ़िएगा तो उसमें पता चल जाएगा। तो तालीम का तालीम है सो कहता है व्यवहारिक ज्ञान को। जो व्यवहारिक ज्ञान हम लोग लेते हैं उसको तालीम की तालीम कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से। मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो वो 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे। सोचिए दोस्तों 56 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मियां नसरुद्दीन पाठ में दिल्ली के किस बादशाह का जिक्र है। आपको हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था दोस्तों कि ये बहादुर शाह जफर के समय का जिक्र किया गया है। बहादुर शाह जफर ही थे जो मियां नसरुद्दीन को बोलते हैं कि कोई ऐसी रोटी बनाओ, कोई ऐसा चीज़ बनाओ कि जो ना पानी से गले न है सो आग से पके। तो वैसा एक प्रकरण इसमें दिया गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अब हम लोग। कोई ऐसी चीज़ खिलाओ। देखिए देखो दोस्तों, क्वेश्चन आ गया, कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। ये शब्द किसने कहा था। तो आप लोग को पता है दोस्तों कि बादशाह सलामत ने कहा था ये शब्द। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अगला नंबर का कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। इस वाक्य में दूसरी बार तालीम का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है। तो चलिए देखते हैं किसके लिए किया गया है। तो इसका प्रयोग है सो शिक्षा का ज्ञान के लिए किया गया है। ये शिक्षा के ज्ञान के लिए तालीम का प्रयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि काम करने से आता है नसीहत से नहीं। ये कथन किसका है। इसका मतलब हुआ कि काम आप लोग किसी तरह का कुछ कीजिएगा तब आप लोग को आएगा, नसीहत देने से कुछ नहीं आता है। तो ये कथन है नसरुद्दीन का, जो कि ये इस मतलब कहानी में जिसके बारे में बताया गया उसी का कथन है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। मियां नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो सकता है कि आप लोग को पूछ दे कि मियां नसरुद्दीन के ऐसे दादा का क्या नाम था। तो मियां नसरुद्दीन के दादा का नाम मियां कल्लन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं बताने वाला वैसा। मियां नसरुद्दीन किसके लिए मशहूर थे। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि रोटियों पकाने के लिए मशहूर थे। वो बहुत प्रकार की रोटियां पकाते थे। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग कि मियाँ चरपाई में बैठकर किसका मजा ले रहे थे। देखिए मेन क्वेश्चन, मियाँ चरपाई में बैठ के किस चीज़ का मजा ले रहे थे। बीड़ी पीने का मजा ले रहे थे। वो पूरी कहानी में जब तक लेखिका उनके पास रही वो लगभग 4 बीड़ी पी चुके थे, इतना वो बीड़ी पीते थे। तो चलिए बहुत ही धन्यवाद दोस्तों, आप यहाँ तक देखे। आप इसे कोशिश कीजिए कि इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसमें आपको 11th का जो पूरा सब्जेक्ट है उस पूरा तैयारी कराया जाएगा। आपको सारांश के साथ तैयारी कराया जाएगा। जहाँ तक हो सके उतना बेहतर एकदम गुड तरीके से तैयारी किया जाएगा। तो लगे रहिए। धन्यवाद बहुत बहुत।